रविंदर जी, ये जो कहा कैलकुलेटेड रिस्क, इसमें रिस्क क्या है? रिस्क तो कुछ नहीं है, ये जो भी करना है गेन करना है। मतलब एक स्थिति पर आप पहुंच चुके हैं और एक कुछ सीटें ऐसी हैं जहां आपको लग रहा है कि यहां से जीत मुश्किल है, तो आप पूरा जोर शोर से पूरा जो 100 घंटे का कार्यक्रम है आपने वहीं पर रख दिया है। एक माहौल भी बनाना, दुश्मन के घर में घुस के मारना, ये मोदी जी की शब्दावली में कहें तो क्या ये है तरीका? क्या? और मैं इसको इससे पहले इससे भी जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह का रिस्पांस आ रहा पब्लिक से, वो क्या कह रहा है? ये केवल देखने वाली भीड़ है या समर्थन वाली भीड़ है? जी नमस्कार सबको। बिल्कुल ठीक बात है सर। ये जो नारायणगढ़ की विधानसभा है, साल 1982 में इंदिरा गांधी ने यहाँ से रैलियां की थी 1982 में, और इसी तरह का यात्रा 1987 में चौधरी देवीलाल ने की थी, और बीजेपी को कांग्रेस को आई थी 5 सीटें। हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री बीजेपी का बना है। इसके पहले जितने भी 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हरियाणा में, 68 से 77 तक चौधरी बंसीलाल रहे, 77 में बंसीलाल की पार्टी को 3 सीटें मिली, 78 उसके बाद 80 से लेके 87 तक कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हालांकि बदल गए भी, 86 में बदल गए थे, 87 में फिर से कांग्रेस के 2 मुख्यमंत्री बने, बंसीलाल और भजनलाल। 87 में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें आई थी, और हुड्डा की सरकार 10 साल रही, उनको आई थी 15 सीटें। तो एक बात तो यह है कि कांग्रेस बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव बहुत मुश्किल है इतिहास के हिसाब से। और ये जो इलाका है, बीजेपी को 2 बार यहां से, एक बार 21, एक बार 12 सीटें मिली इस इलाके से, इसी रूट पर। और ये जो घरौंडा विधानसभा पड़ती है, जब हम लोग दिल्ली से जाते हैं, घरौंडा से जब आप पंचकुला जाएंगे, उस तरफ यमुनानगर जगाधरी चले जाएंगे और इधर कैथल कलायत चले जाएंगे पेहवा होते हुए, तो ये एक स्क्वायर बनता है, जिस स्क्वायर में हरियाणा की जो राजनीति दिल्ली में लोग कहते हैं, यानी कि जाट और गैर जाट की पॉलिटिक्स, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस इलाके में ये राजनीति नहीं चलती। उसके बावजूद बीजेपी ने यहाँ पर मजबूत जनाधार बनाया, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि ये इलाका हमेशा इस बात की को कहता रहा कि हमारी हमेशा से, जब से हरियाणा अस्तित्व में आया, और उसके पहले से भी, जब हरियाणा पंजाब एक थे, और उसके पहले जब संयुक्त पाकिस्तान में भी भारत और पाकिस्तान एक थे, तब भी जो पंजाब था, हमारी तब से लेकर पुराना शहर होने के बावजूद अनदेखी की गई है। और इसीलिए इस इलाके में जब करनाल से विधानसभा चुनाव लड़ाए गए, रोहतक के रहने वाले मनोहर लाल खट्टर को, और उनको यहां से चुनाव लड़ा के मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उनकी नजर यही थी कि इस इलाके जो अनटैप्ड है पॉलिटिकली, उसको टैप किया जाए और यहां से ज्यादा सीटें जीते। और बीजेपी ने उसमें जबरदस्त कामयाबी हासिल की, वहां पर बीजेपी को जीत मिली। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर 9.5 बरस तक रहने के बाद यहीं से करनाल विधानसभा से नायब सिंह सैनी को भी मुख्यमंत्री का चुनाव, जो एमएलए का चुनाव लड़ाया गया, और अभी वहीं से वो मुख्य एमएलए हैं। नारायणगढ़ विधानसभा कांग्रेस पार्टी का मजबूत किला है। यहां पर अभी शैली चौधरी विधायक हैं, इसके पहले उनके पति रामकिशन गुर्जर विधायक थे, और इसके पहले रामकिशन के पिताजी विधायक हैं। 4 बार के विधायक हो रहे, 4 बार के विधायक रामकिशन गुर्जर। तो ये एक मजबूत जनाधार वाला इलाका है। तो यहां से ये रैली शुरू की गई है, और इस इलाके में जितनी भी ये 9 विधानसभा मानिए आप, अगर लोकसभा के हिसाब से देखें, तो कालका, पंचकुला, नारायणगढ़, अंबाला, अंबाला कैंट, मुलाना, रदौर, सढौरा, जमुनानगर, जगाधरी, लाडवा, ये 2, और कुरुक्षेत्र का ये दोनों इलाके हैं, कुरुक्षेत्र और अंबाला के दोनों लोकसभा 18 विधानसभाओं का ये इलाका है, जिसमें आज राहुल गांधी ने दखल दी है। और इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा रुचि है, या सबसे ज्यादा उम्मीद है बीजेपी को, क्योंकि अमित शाह ने इस इलाके में लगातार 2 दिन इस इलाके में रैलियां की हैं, 3-3 रैलियां। और प्रधानमंत्री की पहली रैली कुरुक्षेत्र में हुई। इसी कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री ने 5,000 की भीड़ वाली भारी भरकम जनसैलाब को संबोधित किया था जिस दिन बारिश आई थी, और यहीं से उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत की। और इसलिए ये पॉलिटिकली कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा अहम इलाका है, और इसलिए यहां से शुरुआत की गई। अब कल की जो उनकी यात्रा है, कल की यात्रा उनकी बहादुरगढ़ से शुरू होगी, जो कि एक शहरी इलाका है और जाटलैंड की बेल्ट का हिस्सा माना जाता है। और वो पूरी शुरू होते होते उसके बाद शाम को सोनीपत जिले में आके वहां पर उसका समापन होगा। और इस पूरे इलाके में वो
जो है रैलियां करेंगे, यात्रा करेंगे और छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो इस रैली में सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को यह हुआ कि इन्होंने हुड्डा और शैलजा के हाथ मिलवा दिए। ये जो हाथ मिलाने से हुआ है वो आज तक कांग्रेस बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा एक चुनावी मुद्दा आया था, हालांकि बीजेपी के पास कोई अपना नैरेटिव सेट करने का अभी तक चांस नहीं मिला है, लेकिन एक नैरेटिव मिला था कि किसी तरीके से शैलजा के अपमान की बात कहें, दलित समाज के अपमान की बात कहें, और वो मुद्दा भी आज राहुल गांधी ने उनके हाथ से छीन लिया। हालांकि देखिए, ये नहीं है कि भाई इन दोनों के बीच कोई सुलह हो गई। मतलब वो फराज ने भी कहा कि तुम तो तकल्लुफ को भी इखलास समझ लेते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। हालांकि हाथ तो मिल गए हैं, लेकिन कुर्सी पर नजर आज भी वही है मुख्यमंत्री की। और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी से नजर नहीं हटेगी, केवल तब तक शैलजा मजबूत है। जिस दिन शैलजा ने सरेंडर कर दिया कि मेरा नेता भूपेंद्र हुड्डा, उस दिन शैलजा के वोटर्स भी इनको छोड़ के चले जाएंगे और कोई अपना रास्ता देख लेंगे। तो इसलिए ये आज का जो पूरा रैली रही, पूरा जो यात्रा रही, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के इस इलाके में आने का, इसका बेशुमार फायदा कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है। और बीजेपी जो है फिलहाल उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। जो मुद्दे उस रैली के दौरान उठाए गए वो तमाम मुद्दे वही हैं जिनको ये लोग पहले से उठाते हैं, और प्रधानमंत्री की 3-3 रैलियों में उनके जवाब नहीं मिले। उनके जवाब अमित शाह की रैलियों में नहीं मिले, और खट्टर साहब से लेकर नायब सिंह सैनी कोई जवाब उन सवालों के नहीं दे पाए हैं। वही मुद्दे, नशे का मुद्दा, वही मुद्दा बेरोजगारी का, किसानों का, जवानों का मुद्दा, इनका अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ये आज की रैली तो कम से कम कही जा सकती है कि कांग्रेस को, ग्राफ को और तेजी से ऊपर ले जाएगी।